नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही साथ न्यूज रूम से इस पूरे बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमारे सहयोगी दीपेश बरगले, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, मरवाही में बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। मरवाही का महासंग्राम तैयार हो चुका है। बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह होंगे पार्टी के उम्मीदवार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरवाही में बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। मरवाही का महासंग्राम चल रहा है, तो मरवाही के महासंग्राम में बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर गंभीर सिंह होंगे पार्टी के उम्मीदवार। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने भी 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है और आज कांग्रेस की तरफ से भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं जोगी कांग्रेस भी अमित जोगी को फिलहाल आगे रखते हुए चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, 3 नवंबर को उपचुनाव है। आपको बता दें, अमित जोगी के जाने के बाद यह सीट खाली है और इस पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उसको लेकर बीजेपी ने सबसे पहले पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की, मरवाही में बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। मरवाही में बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मात्र एक सीट मरवाही में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह को मैदान में उतार दिया है। मरवाही सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और डॉक्टर गंभीर सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अवधेश जुड़ चुके हैं। अवधेश, बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और अब मरवाही में डॉक्टर गंभीर सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। क्या इनकी यूएसपी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि अब मरवाही में इस बार का जो चुनाव होगा वो कमोबेश डॉक्टर बनाम डॉक्टर का ही होने की पूरी संभावना है। बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। दिल्ली से नाम पे मुहर लग चुकी है, नाम का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल डॉक्टर गंभीर सिंह वरिष्ठ चिकित्सक है। रायपुर मेडिकल कॉलेज से लेके, ग्वालियर से लेके रेलवे में भी बतौर सीनियर डॉक्टर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और लगातार मरवाही के क्षेत्र, चूंकि मरवाही क्षेत्र में उनका पैतृक गांव है, उनके जो पिता हैं वो भी एक समाज सेवी थे, तो वो लगातार अपने पिता के साथ ही समाज सेवा के काम में लगे रहे। डॉक्टरी पेशा को अपनाने के बाद भी लगातार लोगों के उपचार से लेके उनकी मदद के लिए आगे आते रहे। और यही वजह है कि बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह पे भरोसा इसलिए जताया है कि मरवाही का जो क्षेत्र कमरुद्दीन और कमोबेश जो पूरा विधानसभा है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट मरवाही का क्षेत्र है, दूसरा पेंड्रा का शहरी क्षेत्र है। तो मरवाही के क्षेत्र में डॉक्टर गंभीर सिंह का बेहतर पकड़ माना जाता है, उनका वो गढ़ माना जाता है और लोग उन्हें अच्छा सम्मान देते हैं डॉक्टरी पेशा के कारण। तो इसलिए बीजेपी ने उन पे दांव लगाया है और अब ये मुकाबला रोचक होता नजर इसलिए भी आएगा क्योंकि पूरी संभावना है कि कांग्रेस डॉक्टर के ध्रुव को ही अपना कैंडिडेट बनाएगी। तो डॉक्टर बनाम डॉक्टर का ये लड़ाई बेहद ही रोचक होगा। अब ऐसे में कमोबेश थोड़े बहुत ही मतों का अंतर होगा, जीत और हार का जो फैसला होगा थोड़े ही वोट का होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बेहतर प्रत्याशी पे, जितने उनके दावेदार थे उन सबको अगर देखा जाए तो डॉक्टर गंभीर सिंह का जो चयन किया गया है वो कहा जा रहा है कि मौके और मौजूदा स्थिति के तहत बेहतर चयन है, लेकिन आने वाला ही वक्त तय करेगा कि बीजेपी के चयन पे जनता जनार्दन कितना विश्वास जताती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर गंभीर सिंह काफी गंभीर होंगे बीजेपी के लिए, खास तौर से क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मरवाही इलाके में उनकी खासी पकड़ है। इधर बड़ी खबर, मंडला से हाथरस, मंडला से लड़कियों को खरीदे जाने की खबर सामने आई। लड़की ने खुलासा किया कि परिवार ने बेचा है। कार में आए थे लोग, घर वालों को पैसे दिया। हाथरस पुलिस ने लड़की को चाइल्ड केयर भेज दिया है। बिना मेडिकल कराए चाइल्ड केयर भेज दिया गया है। 11 लड़कियों को अभी तक नहीं पता चला है। मंडला से 12 लड़कियों के खरीदे जाने की खबर सामने आई। मंडला से दिल्ली
ले जा रहे थे मानव तस्कर। तो मानव तस्करी का एक बड़ा एंगल यहां पर सामने आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर लड़कियों के बेचने का भी मामला, इसमें अब एक एंगल सामने आ चुका है। लड़की ने परिवार का खुलासा किया है। इनको बेचा गया। लड़कियां यूपी के हाथरस में सड़क पर सोती हुई पाई गई थी। तो मंडला की 12 लड़कियां यूपी के हाथरस में सड़क पर सोती हुई मिली। पुलिस को मिली थी। बताया जा रहा है कि सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने के बहाने गांव से एक व्यक्ति इन सभी को दिल्ली ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी जगह इन सभी को बंधक बनाकर रखा गया। लड़कियों को इस व्यक्ति पर शक होने के बाद वे सभी वहां से भाग निकली और पैदल ही हाथरस पहुंच गई। बस स्टैंड पर इन लोगों के होने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने लड़कियों के अभिभावक से, पेरेंट्स से संपर्क कर उन्हें हाथरस बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो वहां से कैसे आए आप? किसने भेजा आपको वहां से? घर वाले ने। हाँ, क्या बोला था? अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा का लालच है। तो वहां से कौन लेने गया था तुम्हें? 2 गाड़ी गए थे कार पे। हाँ? कार में गए थे 2 लोग। हमको चेहरा नहीं दिखाया। गांव के आदमी बोला गरीब आदमी हो जा, बोले तो हम लोग आ गए। तो परिवार वालों को पैसा दिया था क्या? हाँ। हाँ? वो किन लोगों ने? अब हमको चेहरा नहीं दिखाया, नाम भी नहीं बताया हमको। कितना पैसा दिया? कुछ नहीं, हम देखे बस है, पैसे दे रहे हैं तब देख रहे हैं। पैसे किसने? गाड़ी ऊपर बैठ गए थे। अच्छा, किसने पैसे दिए थे? इतना तो मालूम नहीं है। तो किसको पैसे दिए थे उन्होंने? मेरे घर वाले को, भैया लोग को, छोटा वाला। कल देर रात थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड पे एक लड़की बैठी हुई है जो कहीं बाहर से आई हुई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा वहां पर पहुंचकर उस बच्ची से जानकारी की गई। तो उसने अपनी उम्र 17.5 साल बताई, जो मध्य प्रदेश के जिला मंडला के रहने वाली है। अन्य जानकारी करने पे उस लड़की द्वारा बताया गया कि करीब 1 सप्ताह पूर्व उसके गांव में ही परिजनों की सहमति से गांव की करीब 12 लड़कियों को एक व्यक्ति दिल्ली ले जा रहा था सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने का कह के। और बीच में ही लगभग 3-4 दिन पूर्व, जिले का नाम वो नहीं बता पा रही है, किसी जिले के बस स्टैंड के पास कमरा किराए पर लेकर उन्हें रखा गया था। वहां पर उन लड़कियों को उस व्यक्ति पे कुछ शक हुआ तो उस लड़कियां वहां से भाग निकली। और ये लड़की पिछले 3 दिन से, जैसा कि इसने बताया, पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है और कल ये हाथरस पहुंची है और बस स्टैंड पे ये बैठी थी जब किसी ने पुलिस को ये सूचना दी। इस लड़की से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये थाना मोह गांव जिला मंडला की रहने वाली है। इनके परिजनों से संपर्क किया गया है। इनके पिता रोडवेज में, एमपी में, मध्य प्रदेश में ड्राइवर हैं। उनसे संपर्क किया गया है तो उनके द्वारा भी यही बात बताई गई है कि हफ्ता भर पूर्व कोई व्यक्ति इन्हें दिल्ली काम सिखाने के लिए ले जा रहा था। इनके परिजनों को यहाँ बुला लिया गया है और सीओसीटी द्वारा भी इस प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मामले में मंडला एसपी का भी बयान आया है। लड़कियों की तस्करी मामले में एसपी ने बयान दिया और कहा कि हाथरस के एसपी से लगातार बात हो रही है। हाथरस पुलिस का लड़की के परिजनों से संपर्क हुआ। एक टीम हाथरस भेज रहे हैं, एसपी मंडला कह रहे हैं। एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। अभी क्योंकि बच्ची वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या स्टेटमेंट होते हैं, उसके माता पिता वहाँ पहुँचने के बाद क्या बातें बताते हैं और जो हमारी टीम यहाँ से पहुँचेगी वहाँ से क्या तथ्य निकल के आते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जिस क्षेत्र की जानकारी लगी है जहाँ की लड़की होना पाया गया है, तो हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी है कि क्या और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में यहाँ से गई हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या तथ्य निकल के आते हैं उस हिसाब से हम आगे इसमें बता पाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। जो हमने अभी तक पता किया है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में 363 की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट उस थाना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन तब भी हम अपने लेवल से पता कर रहे हैं कि वहाँ से यदि ऐसी कोई लड़कियाँ या महिलाएं वहाँ से गई हैं बाहर तो उसकी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं अभी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंडला से कृष्णा साहू जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अब एसपी ने बयान दिया और
हाथरस के एसपी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, क्या क्या जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कमरुद्दीन, बताना चाहूंगा आपको कि लगातार जो ये मंडला के एसपी हैं और जो हाथरस के एसपी लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए, क्योंकि जिस प्रकार से मामला सामने आया है, ये हाथरस में बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि मंडला जिले की 12 लड़कियां हाथरस में मिली है, वो भी रोते बिलखती हालत में मिली है। उसमें से अभी एक लड़की जो हाथरस में मिली है, उन्होंने बताया कि वो मंडला जिले के रहने वाले हैं, जिसको लेकर वहां के जो हाथरस एसपी हैं और वो मंडला के एसपी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यहाँ मंडला से भी एक टीम रवाना हो चुकी है हाथरस के लिए, जो कि वहां पे पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी कि यहाँ वो लड़की आखिर किस प्रकार से वहां तक पहुंची और आखिर ऐसा कौन सा माध्यम था या ऐसा कौन सा एजेंट था जिनके थ्रू वो गई। तो ये पूरे सारे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर कैसे वो लड़की वहां तक पहुंची और आखिर क्या वो इस पूरे मामले में आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक उनकी नजरों से बचा हुआ है। कमरुद्दीन, ऐसे मामले पहले भी यहाँ जिले से आए हुए हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। ऐसे ही पहले मामले आए, लेकिन अभी तक इस मामले में पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे का ये अंदाजा है कि अभी ये लड़कियां जो है मंडला जिले से करीब 12 लड़कियों को जो बताया जा रहा है कि होते हुए हाथरस पहुंची है और ये लगातार कृष्णा, जो पुलिस है वो लड़की के परिजनों से भी संपर्क कर रही है, बातचीत हो रही है, क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है लड़कियों के परिजनों से? वो क्या कह रहे हैं, वो कितने डरे हुए हैं? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, बताना चाहूंगा कि हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियां अभी तक पता नहीं चल पाए। एक लड़की का पता चला था जो कि मंडला जिले के धनगांव का रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन वो लड़की के जो परिजन है उन्हें हाथरस पुलिस ने सवेरे ही तलब कर लिया था, उन्हें सुबह ही बुला लिया था, जिसके बाद से अभी बाकी की जो 11 लड़कियां हैं उनके परिजनों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और ये भी मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कमरुद्दीन की वो जो 11 लड़कियां हैं वो मंडला जिले की है या फिर और भी दूसरे जिले की है। लगातार जिस तरीके से जो लड़की है उसने साफ तौर से बताया है कि जिले के धनगांव की रहने वाली है और वो 17.5 साल के उम्र बता रही है कि जो कि नाबालिग है। लेकिन इसके बाद भी लेकिन बड़ा सवाल हो रहा है कृष्णा, ये बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लड़कियां क्या इतनी मासूम थी कि कोई इन्हें बहला फुसला कर ले जाएगा और ये आसानी से चली जाएंगी? क्या इसमें कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस होता है उसमें जो मास्टरमाइंड होता है उस तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होती है कृष्णा। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो ये इस तरीके जो मामले होते हैं उन तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से ये जिले में पहुंचते हैं, आदिवासी बच्चों को उनके परिजनों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, ऐसा ही इसी ऐसा मामला है कि अभी तक इस मामले में कोई भी मंडला जिले में अभी तक यहाँ जितने भी थाने ऐसा कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि ये इनके परिवारजनों से बात। चलिए, तो कुल मिलाकर कृष्णा इस पूरे मामले में लगातार अपडेट आ रहा है और अब एसपी ने भी बयान दिया, वो भी पूरे मामले को लेकर सीरियस लग रहे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा। और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। अब इससे इतर थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। आज दतिया के बांडेर के उन्नाव पहुंचे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ ही बूथ सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। आज सीएम दतिया के बांडेर में उन्नाव में पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरोनिया के प्रचार के लिए वे वहां पर जोश भरते नजर आए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वे वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भी चुनावी दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। अशोकनगर के राजपुर में चुनावी सभा को वे संबोधित करते नजर आए। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी आशा दौरे के लिए लोगों से वोट की अपील की। कमलनाथ ने बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की और चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील की है। उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान के बाद अब राक्षस तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल आपको बता देते हैं कि बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने
इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे दिया है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्हें कालनेमी कह दिया। रामसिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार संहार करना है। रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख है। अब इस पूरे मामले में राजनीति देखने को मिल रही है। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, कालनेमी सुना था? कालनेमी को सुना था? वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। कालनेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी कालनेमी की? आप लोगों का बल चाहिए और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक प्रकार से नहीं, हमारे बड़ा मलहरा की जनता 3 प्रकार से सुखी रहेगी। रामचरितमानस में कहा, दैविक भौतिक ताता और राम राज्य का हो नहीं जाता। राम राज आएगा, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं काम करूंगी और बेटियां हमेशा अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं देखती हैं, कभी भी नहीं देखती हैं। मैं भी कभी आंसू नहीं देखूंगी। मैं आप लोगों को कभी नहीं रुलाऊंगी। जितनी मुझसे सेवा बन सकेगी मैं भरसक प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास। तो उपचुनाव में नेताओं की भाषाई मर्यादा अब तार होती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कह लीजिए कि नेता अपनी भाषाई मर्यादा को लांघते नजर आ रहे हैं। रामसिया भारती के इस बयान के बाद प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाते। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, सब संत थोड़ी ही, सब साधु थोड़ी ही। तो उपचुनाव की जंग को जीतने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी के चरणों में ढोक लगा रहा है, तो कोई किसी को माला पहनाकर सम्मानित कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो अब ये जो नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो गोबर लीपने की नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी है राकेश पाटीदार, प्रचार के दौरान भी गोबर लीपते हुए नजर आए हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी राकेश पाटीदार गोबर लीप रहे हैं। प्रत्याशी का गोबर लीपने का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो बात सावेर उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला नजर आया है, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है। आपको बता दें, सावेर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सावेर के नगर अध्यक्ष इरशाद पठान पर भी मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के जन्मदिन मनाने और भीड़ इकट्ठा करने पर मामला दर्ज किया गया है। सावेर के वार्ड नंबर 2 में टेंट लगाकर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिस पर मामला दर्ज किया गया। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीणों को संबोधित किया और उन्हें अपने पट्टों का वितरण किया है। भू स्वामित्व योजना के तहत उन्हें ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी।
इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को फिलहाल फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के 44 गांव को इस योजना में शामिल किया गया है। आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं हमारे सभी खुश हुए हैं सर। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, सामुदायिक पंचायतों का लोकार्पण करने का काम किया है। सौगात ग्रामीण जनों को सीएम के द्वारा दी गई है। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का लोकार्पण सीएम ने किया है। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों, सरपंचों से बात भी की है। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा कि उनकी सरकार वापस आने पर फिर से राशि मिलनी शुरू हुई है। पिछली सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे, 13,137 काम जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है। 820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, गांव विकास की दौड़। तो कोरोना काल में चल रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बड़े दावे और वादे किए हैं। कांग्रेस अपने वचन पत्र के जरिए इन 28 सीटों पर जीत दर्ज कर वापस से सत्ता में लौटना चाह रही है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ऐलान किया है कि कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया के मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के फुटकर दुकानदार को 50,000 का लोन बिना कर्ज के दिया जाएगा। वहीं कोरोना को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा और उससे होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाएगी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।